Hello. Good afternoon, students. I'm giving you 5 minutes so that all the participants can join as possible as soon. Till then, I'm sharing your textbook so that you can see it or read it, the previous lecture, content of previous lecture. Okay. Hope you can join. Please participant join as possible as soon so that I can start my lecture. Okay, till then I'm giving you a little review of our previous lecture. In our previous lecture, I have started the Unit 2 Ancient Period. So, you all know basically ancient period, ancient word यानी कि history की बात कर रहे हैं हम. Okay? I hope my voice is audible to everyone. If and everyone is clear to listen my voice, then please just raise your hand. Only raise your hand so that I can understand you can hear me. Okay. So in previous lecture we have studied about history. मैंने आपको हिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दिया जैसे कि व्हाट इज हिस्ट्री. History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available materials, remains and records. यानी कि जो भी हमें records और मटेरियल जो भी अवेलेबल होता है पास्ट इवेंट के बारे में उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को क्या बोलते हैं हिस्ट्री. और उस हिस्ट्री को पढ़ने वाले उसको स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं हिस्टोरियन. देन वी हैव सी अबाउट व्हेन ऑफ पास्ट इवेंट यानी कि पास्ट इवेंट की कब हुई मतलब व्हेन हुई. तो उसके साथ हमने एक टर्म सीखी थी क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस. जो भी इवेंट्स हुई थी पास्ट में उसकी अकरेंस यानी कि कौन सी कब हुई थी व्हेन विल इट हैपन व्हेन वाज दैट हैपन दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. मतलब हमें उसको उसके ऑर्डर में जो अरेंजमेंट की जाती है उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी. उसमें हमने देखा व्हाट इज बिफोर क्राइस्ट, व्हाट इज एनो डोमिनी. बिफोर क्राइस्ट यानी लॉर्ड क्राइस्ट, लॉर्ड यीशु ख्रिस्ट जो है हमारे उनके जन्म से पहले. देन वी सीन अबाउट एनो डोमिनी यानी कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ Lord Christ. Okay, then we see that AD is written before a date or a year, or whereas BC is written after that. So और basically हमने ये भी सीखा था कि AC सॉरी AD एंड BC के बिटवीन जो टाइम पीरियड है उसे कैलकुलेट अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं. क्योंकि बीसी को कैसे डिनोट किया जाता है 252 बीसी और 232 बीसी मतलब कि उनके जन्म से पहले. और एडी को डिफाइन किया जाता है कि एडी 180 यानी कि उनके जन्म के बाद. सो बेसिकली अगर हमें ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा उनका एडिशन. फिर हमने क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था विच इज एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में और ये चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि ये जो यूनिट है वो है एंशियंट पीरियड. सो आप क्लियर हो कि इस स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ने वाले हो एंशियंट पीरियड के बारे में. देन नेक्स्ट मेडिवियल और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. फिर हमने एंशियंट पीरियड में बताया था कि मैन जो है वो हंटर गैदरर से फूड गैदरर बना. फिर वो
ट्रेडरर बना, धीरे धीरे उसने सिटीज़ एस्टेब्लिश करने स्टार्ट किए, फिर किंगडम बने, फिर ऐसे ही डेवलपमेंट होते गए। फिर इंडिया का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कनेक्शन हुआ। सो इसकी वजह से जो इंडियन पीपल है वो फॉरेन कस्टम, रिलीजन, लिटरेचर और आर्ट के इन्फ्लुएंस में आए। ओके, फिर हमने दो टर्म देखी, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जैसे मैंने बोला कि जो एंशंट पीरियड था तब जो मैन था वो हंटरर था और फूड गैदरर था। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर किसी प्लेस पे सेटल नहीं था, वो प्लेस टू प्लेस वेंडर करता था। सो उसे उस वक्त ये रीडिंग राइटिंग ये सारी स्किल्स नहीं आती थी। सो वी डोंट हैव द रिटन record of that time. So what is prehistory? Prehistory is the time period of man's existence for which we don't have any written record. So जिसके पास बारे में हमारे पास कोई written record नहीं है वो है प्री हिस्ट्री। और फिर हमने देखा कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो जो भी टाइम पीरियड है पास्ट इवेंट का उसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। और अगर आप और उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि हाँ अगर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो उस बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, कैसे हमें पता चला कि एंशियंट पीरियड में लोग किस तरीके से रहते थे, वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका रिलीजन बिलीफ कैसा था, कल्चर कैसा था, ये सब। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि उस वक्त के जो भी रिमेन्स हमें मिलते हैं जैसे कि बोन्स है, कॉइन्स है, टूल्स है, वेपन है और केव शेल्टर है, इन सब के ऊपर से क्या एक अजम्पशन करते हैं कि हाँ इस तरीके की वहाँ पे इस तरह की कस्टम थे, वो इस तरीके से जीते थे, इस तरीके के वेपन यूज़ करते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि आज भी काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं जो क्या करते हैं अपनी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल को जीते हैं। तो उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके, उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करके भी हम प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में पता लगा सकते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब देखा। अब देखते हैं कनेक्शन ऑफ वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स। हमने पहले देखा था वैन ऑफ पास्ट इवेंट्स, अब देखते हैं वेयर ऑफ पास्ट इवेंट्स। ओके, अब वेयर यानी सबको पता है कि व्हाट इज वेयर यानी कि कहाँ। तो वेयर जो है उसका क्या कनेक्शन है पास्ट के साथ, ऑब्वियसली जो एंशियंट मैन है उसकी जो भी इवेंट्स के बारे में हमें पता चलेगा, कोई भी टूल्स या वेपन से, तो वो जिस जगह से मिलेगी तो उससे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट इवेंट है वो यहीं पे हुई थी, ये पास्ट इवेंट है वो वहाँ हुई थी। या फिर कोई किंग था कोई, तो उसका किंगडम कहाँ तक फैला हुआ था वो हमें इससे पता चलता है कि उसके रिलेटेड कोई भी टूल्स वेपन या कॉइन हमें उस जगह से मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड बट आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि क्या है काफ़ी सारे ऐसे जो भी प्लेसेस थी उन सब के या फिर रिवर्स थी, ऐसे जो फिज़िकल लोकेशन थे उनके नाम आजकल चेंज हो चुके हैं। सो बेसिकली उससे ये अज़म्पशन करना कि ये जगह वही थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इस उसका रीज़न ये है कि जो हमें रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता कि क्या ये जो उसमें जो भी नाम दिया गया होगा तो वो उस वक्त का नाम दिया गया होगा। ओके, करेक्ट, वो एंशियंट पीरियड का नाम दिया गया होगा तब जो नाम लिया जाता होगा, पर अभी वो अलग है। और दूसरी टेरिटोरियल बाउंड्रीज यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं, सीमा रेखाएं, जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, तो वो भी चेंज होती रहती है। और जो एंशियंट पीरियड में थी वही आज हो वो ज़रूरी नहीं है। और अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो आप ये मैप में देख सकते हैं, ये देखिए मैप फिगर 1.1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखिए, अगर नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस मैप में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये देखिए इसमें काफ़ी सारी रिवर्स दी गई है और जो रिवर्स है उसमें नाम लिखे गए और कुछ नाम ब्रैकेट में लिखे गए हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट का हमें जो मैप दिया गया है उसमें रिवर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें उसके एंशियंट पीरियड के वक्त के जो नाम है वो दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो इंडिया की रिवर है सिंधु, सबसे ऊपर सिंधु है,
जो उसका अभी का नाम है वो इंडस है, तो एंशिएंट नाम सिंधु था। तो अब कोई भी एंशिएंट चीज़ हमें मिलेगी तो उसमें सिंधु लिखा गया होगा, पर हमें आज पता है कि वो इंडस है। वो तो हमें रिटर्न रिकॉर्ड से, हिस्टोरियन की स्टडी से पता चला। तो ये जो चीज़ है वो पहली बार उन्हें जब पता करनी होगी, तब तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही होगी ना। तो वही पॉइंट मैं आपको अभी यहाँ कहने जा रही हूँ। तो उसके कुछ एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। इस मैप में आपको दिए गए हैं कि जो भी रिवर है उसका एंशिएंट नेम क्या था और रिसेंट नेम क्या है। तो सेकंड वन आप देख सकते हैं झेलम, उसका जो एंशिएंट नेम है वो था वितस्ता। फिर आप देखो चिनाब उसके नीचे, उसका नाम था असिकनी। देन रावी उसका नाम था पारुष्णी। फिर बियास उसका था विपाशा। सतलज उसका था शतुद्री। और आप सब जानते हैं ये जो सारी रिवर्स है वो कहाँ से होके बहती है, पंजाब से। फिर उसके नीचे जो देख सकते हैं अरवली रेंज के ऊपर, और आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, देखिए अरवली रेंज के ऊपर और यहाँ पे ये जो रिवर है सरस्वती, आप सब जानते हैं कि सरस्वती रिवर जो है वो आज क्या है, ड्राइड हो चुकी है। पर उसका कुछ जो पार्ट है वो ही अभी बहता है, जिसको बोलते हैं घग्गर। ये जो घग्गर रिवर है वो सरस्वती का ही पार्ट है, जो आज सिर्फ इतना ही पार्ट रह गया है। तो बेसिकली अगर सरस्वती हम ढूंढने जाएंगे इस वक्त, तो हमें वो नहीं मिलेगी। सो हिस्टोरियन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि जो एंशियंट पीरियड के जो भी हमें जो भी क्या बोलते हैं एविडेंस मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज को उस हिस्ट्री को प्रेजेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और अगर इसका दूसरा जो बताया जाए, अभी हम यहाँ पे ओके, दूसरी चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो जो एंशिएंट इंडिया है उसका लोकेशन भी आज के इंडिया से काफ़ी अलग था, क्योंकि उस वक्त का इंडिया था उसकी बाउंड्रीज़ काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। पाकिस्तान ले लो, ये सब उस वक्त क्या इंडिया का पार्ट था। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये सब इंडियन टेरिटरीज़ में आते थे। और उस वक्त को और इस वक्त के इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। उस वक्त क्या माना जाता था कि जो अर्थ है वो राउंड नहीं है, उसको उस वक्त फ्लैट माना जाता था। अर्थ एक फ्लैट है, और वो क्या है, उसके बीच में सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज वन माउंटेन, गोल्डन माउंटेन, जिसको ये बोलते थे मेरू। हियर यू कैन सी, ओके, दिस इज मेरू। यानी कि ऐसे मानते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, जिसके बीच में गोल्डन माउंटेन है जिसका नाम है मेरू। और मेरू जो है वो एक बड़े आसपास एक बड़े से वास्ट ओशियन से क्या है, सराउंडेड है। और उस वास्ट ओशियंस के बीच एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट आइलैंड है, जिसका नाम है जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप का ही पार्ट है हमारा इंडिया, यानी कि भारतवर्ष। उस वक्त इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि वो जम्बू द्वीप में है। तो मतलब बेसिकली क्या था, एशिया को जम्बू द्वीप बोला जाता था, और अर्थ को एक फ्लैट सरफेस मानते थे, और बीच में एक मेरू पर्वत यानी कि गोल्डन माउंटेन है, ऐसा मानते थे उस वक्त। और फिर जो जम्बूद्वीप है, हमारी कंट्री का जो नाम है भारता, वो एक हमारे एंशिएंट किंग, एक बहुत ही बड़े और महान राजा हो गए, महाराज जो दुष्यंत और शकुंतला के बारे में आप सबने सुना होगा, और मैंने आई थिंक लास्ट ईयर ये कहानी भी सुनाई थी। तो उनके जो बेटे थे राजा भरत, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत रखा गया था, भारता। और उनकी जो डायनेस्टी थी उन्होंने ही हमारी कंट्री पे राज किया था, और हमारी कंट्री को भारता नाम दिया गया। और आज जो इंडिया है वो इंडिया, भारतवर्षा और भारत के नाम से जाना जाता है। और कुछ पुराने जो टेक्स्ट मिलते हैं, द अर्लियर इंडियन टेक्स्ट, वो जो इंडस, मैंने आपको बताया ना, इसमें आप देख सकते हैं जो इंडस वाली ट्रिब्यूटरी, मतलब कहाँ से, ये कश्मीर से लेके जो भी ट्रिब्यूटरीज, ये मैंने आपको जो रिवर्स के नाम बताए उसको क्या बोलते थे, सप्त सिंधु। ये जो पूरा जो एरिया है उसको सप्त सिंधु बोलते थे, इंडस वाले जो रिलीजन है उसको। और पर्शियन जो आए, पर्शियन यानी कि ईरानी, ईरान से जो भी पर्शियंस आए वो इसको बोलते थे हेप्ता हिंदू। और इस सब में ग्रीक ऐसे पहले थे जिन्होंने भारत को यानी भारतवर्षा को इंडिया नाम से यूज करना स्टार्ट किया। द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट रिफर टू द हियर वी आई एम हियर राइट नाउ, द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट
referred to the region watered by the Indus and its tributaries as a Saptasindhu. The Persian called it Hepta Hindu. The Greek were the first to use the name India. The ancient Indian text sometimes refers to the region lying between the Himalayas and the Vindhyas and extending from the western coast to the eastern coast as Aryavrat. अब आपने अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारे रिलीजियस सीरियल्स देख रहे हो तो उसमें कई बार ये वर्ड यूज़ होता है कि आर्यव्रत। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आर्यव्रत क्या है। जो हमारा हिमालयन रेंज है वहाँ से लेके मिडल में जो विंध्या रेंज है, आपने मैंने आपको ये फिगर में दिखाई थी, ये रही, एक मिनट है, ये देखिए, ये है विंध्या रेंज, यानी कि हिमालयन रेंज से विंध्या रेंज में ईस्टर्न कोस्ट। और मतलब यहाँ पे मैं पूरा नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का दिखाया इसलिए, पर आप सब जानते हैं इंडिया का मैप, तो जो वेस्टर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है कोस्ट का पूरा, मतलब हमारा साउथ का भी पार्ट आ जाता है उसमें थोड़ा, वो जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया, उसको आर्यव्रत कहा जाता है। तो आप क्लियर है कि व्हाट इज़ आर्यव्रत। तो अब जब भी आप टीवीज़ में या कहीं भी आर्यव्रत वर्ड सुनोगे तो अब आपको क्लियर है कि आर्यव्रत कौन सा एरिया है, हिमालय रेंज से लेके हमारे विंध्या और वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, पूरा ये एरिया मिला के क्या बनता है, आर्यव्रत। ओके, होप माय वॉइस इज ऑडिबल, सबको आवाज आ रही है ना? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड। सो नाउ यू आर क्लियर वेयर ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब कि हिस्टोरियन के लिए ये पास्ट इवेंट कहाँ हुई थी वो जानना कितना डिफ़िकल्ट है। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिए कि क्यों डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरीज जो है, उसकी बाउंड्रीज है, उसके नाम है, वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब देखते हैं सोर्स मटेरियल। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स मटेरियल। जो हमने ये सारी हिस्ट्री सुनते हैं, कहीं से ये पढ़ते हैं कि चलो इस हिस्टोरियन ने ये फाउंड किया और हमें ये बताया कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो कैन वी गेस कि ये सब कहाँ से मिलता है, कैसे वो लोग पता करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोर्स मटेरियल। मतलब कि ये जो एविडेंस है, जो भी चीज़ है के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे थी, ये जो एरिया है वो हो सकता है कि उस टाइम का हो सकता है, वो एविडेंस है, वो प्रूफ जो है उसे बोलते हैं सोर्स मटेरियल। और ये कितने कैटेगरीज के आते हैं, दो कैटेगरीज, फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल एंड सेकेंड इज लिटरेरी। सो आप गेस कर सकते हैं जो है उसका काम बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह होता है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग। जैसे डिटेक्टिव होते हैं ना, क्या करते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए उनको जैसे जैसे क्लूज मिलते जाते हैं, उन क्लूज को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उनकी वो क्या करते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, और उसी क्लूज को कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ फिर वो केस सोल्व कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हिस्टोरियंस को ऐसे जो भी एविडेंस मिलते हैं, जो भी क्लूज मिलते हैं, उसको कनेक्ट करके वो पूरी हिस्ट्री, यानी कि पास्ट में जो इवेंट हुई थी उसको मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सेट करते हैं और फिर हमें बताते कि हाँ इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई थी, मतलब एक थियोरी वो हमें बताते हैं। तो हिस्टोरियन का काम बेसिकली कैसा होता है, एज एन, मतलब बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह कि वो सारी इवेंट को स्टडी करते हैं, फिर सारे क्लूज को देखते हैं और फिर उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब वो कोशिश करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि हाँ इस तरीके की कुछ हिस्ट्री हो सकती है। मैंने आपको बताया कि दो तरीके के होते हैं ये सोर्स मटेरियल। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल एंड द सेकंड वन इज लिटरेरी। ये आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल क्या है और लिटरेरी क्या है। ओके, लेट वी सी आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। ये जो फिगर्स आपने लास्ट पेज में और इस पेज में देखी उसके बारे में मैं बताऊंगी, वो इसी से कनेक्टेड है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। तो मैं वो आपको जैसे ही आता है वैसे बताती हूँ, उसके ऊपर वापस लेके जाती हूँ। ओके, सो लेट्स सी आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। द स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। मतलब कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पास के साथ जो भी मटेरियल मिलते हैं, कनेक्टेड जो भी मटेरियल मिलते हैं, उसके बारे में स्टडी जो किया जाता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और इसको जो स्टडी करने वाले इंसान हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो पास रिमेन्स मटेरियल जिसे बोलते हैं उसमें क्या क्या आता है, सो दैट टूल्स,
weapons, articles of clay of daily use, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, राइटिंग्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ये सारी किस में आती है? आर्कियोलॉजिकल। और इन सबको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। अ पर्सन हु स्टडीज सच रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंसान जो आर्कियोलॉजी पढ़ता है या फिर ऐसे जो मटेरियल है उसके ऊपर स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं? archaeologist. Materials remains often lie buried in the ground and archaeologists have to excavate them or dig them out. मतलब archaeologist का क्या काम होता है कि ऐसे जो materials है वो बाहर कहीं नहीं पड़े हुए होते, वो ज़मीन के अंदर buried हो चुके होते over the time। मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, काफ़ी यानी कि हज़ारों और कई सालों पहले की बात है। तो ये सब जो क्या होता है, बरीड हो जाता है ग्राउंड में, तो उसको निकालते हैं, उन्हें एक्सकेवेट करना पड़ता है, उन्हें डिग करके निकालना पड़ता है और फिर उन्हें स्टडी किया जाता है। तो ये काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। अब देखते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है? Artifacts such as articles such as tools, weapons, pottery, small sculpture, toys, coins, ज्वेलरीज, ये जो सी चीज़ें हैं जो मैन के थ्रू बनाई गई है और मैन के थ्रू ही यूज़ की जाती है, उसे बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। सो इट्स क्लियर नाउ कि ऐसी हर एक चीज़ जो मैन के थ्रू बनाई जाती है और मैन के थ्रू यूज़ की जाती है, मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे कि टूल्स है, वेपिन, पॉटरी, स्मॉल स्कल्पचर, टॉयज, कॉइन्स, इन सब की जो चीज़ें हैं उन सबको क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स। तो इनके ऊपर क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है और उसके बाद जो हिस्टोरियन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमें बताते हैं कि उस वक्त के जो लोग थे, उस वक्त के मैन थे, उनकी स्किल कैसी थी। मतलब ऑब्वियस है, अगर उस वक्त का हमें कोई भी टॉय मिला या फिर कोई भी वेपन मिला तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त के लोगों में कैसी स्किल थी कि वो किस तरीके के वेपन और टॉयज वगैरह बनाते थे। सो स्किल्स मैन हैड मास्टर्ड, और उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, इससे हमें ये सब पता चलता है। ओके। अमोंग आर्टिफैक्ट्स, सब आर्टिफिकेट्स, फिर आर्टिफैक्ट्स में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर हिस्टोरियन को कुछ लगता है तो वो है कॉइन्स। क्योंकि कॉइन्स की वजह से उन्हें पता चलता था कि उस वक्त के जो भी किंग या फिर उस वक्त की जो भी रूलिंग जो भी मैटर थी वो सब थे, वो लोग क्या यूज़ करते थे, किस तरीके का उसका वेल्थ कैसी थी और कहाँ कहाँ तक का एरिया था, ये उन्हें पता चल सकता है। सो इन एंशंट इंडिया जो कॉइन्स है वो काफ़ी सारे मटेरियल्स के, अलग अलग मटेरियल्स के बनते थे, जैसे कि लीड, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। दिस काइंड ऑफ मेटल आर यूज फॉर मेकिंग coins. By studying a coin, scholar can gather information about the ruler who assured it. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि वो कॉइन को स्टडी करके क्या उस वक्त जो रूलर है उसके बारे में उन्हें पता चलता है। द पीरियड ऑफ हिज रेन, मतलब उनकी जो भी टाइम पीरियड था उनकी रूलिंग का और या फिर उनका एरिया था उसके बारे में पता चलता है। एंड अबाउट सम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज टाइम, कि उस वक्त की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी। तो ऑब्वियस है कि जिस टाइप का मटेरियल होता होगा उसी से हमें पता चलता है कि लाइक वो लोग गोल्ड यूज़ कर रहे थे इस किंगडम के, उस रेंज के आसपास के जो भी किंग थे, रूलर थे, उसको हमें यहाँ से गोल्ड कॉइन मिले और कहीं और से हमें कॉपर कॉइन मिले। तो हम ये बता सकते हैं कि किस स्टेट की, किस किंगडम की वेल्थ ज़्यादा थी, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा था। ओके। सो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से उन्हें पता चलता है। इंडियंस कॉइन फाउंड इन फॉरेन लैंड्स एंड फॉरेन कॉइन्स फाउंड इन इंडिया indicates that there was a trade between India and other countries. Like जो हमारे कॉइन्स है वो काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिले हैं और फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी कॉइन्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे मिले हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, कि ट्रेडिंग हो सकता है। ट्रेडिंग का मतलब ही ये है, ट्रेडिंग यानी बिजनेस, कि क्या होता है एक चीज़ खरीदना और दूसरी चीज़ बेचना। ऑब्वियसली ये तभी यहाँ पे कॉइन मिले हैं, मतलब वो कॉइन तभी पॉसिबल है जब ट्रेडिंग हुए होगी इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ। सो इस कॉइन की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया
अदर कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड के थ्रू कनेक्टेड था। तो व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट्स वो आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। ये जो तीनों हैं, आर्टिफैक्ट्स है, इंस्क्रिप्शन है, मॉन्यूमेंट्स है, ये सब किसके पार्ट्स हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल। फिर हम देखेंगे लिटरेरी सोर्स मटेरियल क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको कॉइन्स वाला एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आगे आपने देखा, ये देखिए, ये जो कॉइन है वो समुद्रगुप्त के टाइम का है। गुप्त डायनेस्टी के समुद्रगुप्त थे, उनके टाइम का है। और हमें इससे ये पता चलता है कि जो किंग है, काफ़ी, ये देखिए उसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हुआ दिखाई देता है। समुद्रगुप्त प्लेइंग विथ वीणा, किंग जो है वो ऐसा दिखाई देता है इस कॉइन में। सो इससे पता चलता है कि हाँ, किंग जो है, रूलर है, उसकी म्यूजिकल एबिलिटी भी उस वक्त कैसी थी और वो कल्चर को प्रमोट करता था, बिकॉज वो खुद उसमें इन्वॉल्व था, तो ऑब्वियस है कि वो उसे भी प्रमोट करता था। सो बेसिकली उन्हें इन सब चीज़ों से पता चलता है। और ये देखिए, ये कुछ उस वैसी पुरानी आर्टिफैक्ट्स है जिसकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम से मिली कॉइन है। इसमें कुछ स्कल्पचर दिखाए गए हैं। इन सब की चीज़ों से, स्टडी से हमें पता चलता है कि उस वक्त के किस तरीके के सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन थी लोगों की। ओके, नाउ बैक टू द इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन यानी कि जो भी पिलर्स हो, प्लेट, मेटल प्लेट्स हो, केव्स हो या फिर रॉक्स हो, उस पे लिखा जाना, उस पे जो भी काफ़ी एनग्रेव्ड मतलब कर्व करके लिखा जाता है, राइटिंग्स होती है, उसके बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन? राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, metal plates, clay, tablets, walls of temples, ये देखिए, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, हाउस एंड टॉम्स एंड सो ऑन आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। यानी कि इस तरीके की जो भी चीज़ है जो लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। सो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में है। सो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। जैसे कि कई बार इस तरह की कि पहले के ज़माने में ना एक मेथड हुआ करती थी कि जो किंग थे वो अपनी जो भी विक्ट्री थी उसके बारे में लिखवाते थे और उसको बोलते थे प्रशस्ति। तो ये प्रशस्तिज है वो काफ़ी सारी जगह पे आज भी पाई जाती है, क्योंकि वो लोग इस तरीके से किसी रॉक पे या फिर कोई मेटल की प्लेट पे उन पे लिखवाते थे। तो उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है। और दूसरी बार वो अपनी प्रशस्ति लिखवाते हैं, मतलब उसमें उनका नाम लिखा जाता है, वो किंग है और किन के अगेंस्ट वो विक्ट्री हुई। दूसरा कि वो कौन सी टेरिटरी में हुई, तो हाँ, हमें वो भी पता चलता है कि कितने रीजन में वो उस किंग का किंगडम फैला हुआ था, उसने वो किस वक्त की बात है, वो सब हमें इंफॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन से मिल सकती है। और ये उस वक्त की एक दूसरा पॉइंट है कि वो जो भी लिखा गया होगा तो उस वक्त जो लैंग्वेज यूज़ होती होगी उसमें लिखा गया है। सो हमें ये भी पता चलता है कि उस वक्त के टाइम में जो लिटरेरी स्किल थी वो कैसी थी। उसका एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो है बंगाल के जो किंग थे महेंद्र पल्लाल देव, उन्होंने लिखवाया था और इसमें किंग का ऊपर नाम दिया गया है। इससे पता चला ये जो पूरी चीज़, ये जो पूरा इंस्क्रिप्शन है वो कॉपर प्लेट पे लिखा गया है। तो आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हैं कि ऐसे चीज़ों पे जब लिखा जाता है तो इजीली नहीं मिटता, तो काफ़ी सालों बाद भी वो वैसा ही होता है और हम आज उसे स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस वक्त उस पीरियड में ये सा हुआ करता था। अब थर्ड वन इज मॉन्यूमेंट्स। सब जानते हैं कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, कि टेम्पल्स है, फोर्ट्स, प्लेसेस और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड किया गया था सब स्पेशल पर्पस। जैसे टेम्पल है, उस वक्त तो क्या किया जाता है, टेम्पल को इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वहाँ पे प्रेयर की जाए। फोर्ट्स बनाए जाते हैं लोगों को वहाँ, जो किंग होता है उसको वहाँ पे रहने के लिए, पैलेसेस भी इसीलिए होते हैं। और आपने कई बार टॉम्ब सुना होगा, जैसे कि ताजमहल है वो एक टॉम्ब है, उसके बारे में भी सुना होगा। तो वो किसी को क्या होते हैं, किसी की एक मस्जिद की टाइप बोलते हैं, इस तरह होता है। ओके,
सो वो काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा हमें पता चलता है कि वो कब बनाए गए थे, वहाँ उन लोगों की आर्टिस्टिक स्किल, उनका आर्किटेक्चर कैसा था वो पता चलता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल भी आज भी है, जैसे कि स्तूप, सांची का स्तूप है, अशोक पिलर है जहाँ से हमारे जो नेशनल एम्बलम है वो लिया गया है, अशोक चक्र वाला, और वो 4 लाइन वाला। University at Nalanda, Shore Temple at Mahamallapuram are some Indian monuments built during the ancient period. Now, I'm going to revise once. Okay, templates, fort, places, and other structure built for special purpose are called monuments. The Sachi Stupa, Ashok Pillars, the University at Nalanda, and Shaw Temple at Mahamalappuram are some example of Indian monuments built during the ancient period. अब देखते हैं, अब ये जो पिक्चर दिखाया गया है नीचे फिगर 1.5 में, वो है शॉ टेम्पल एट मामल्लापुरम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिटरेरी सोर्स। ये लिटरेरी सोर्स एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब, और उसमें भी दो टाइप के लिटरेरी सोर्स आते हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। और फिर हम देखेंगे कि लिटरेचर का इम्पोर्टेंस क्या है इन सब के बारे में, और फिर इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देखेंगे, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज हमने देखा कनेक्शन ऑफ वेयर ऑफ पास्ट इवेंट, कि पास्ट इवेंट है वो कहाँ पे हुई, किस लोकेशन पे हुई, वो हिस्टोरियन के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। और क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो आज जो है उस चीज़ जगह के, उस रिवर के नाम है वो चेंज हो चुके हुए होते हैं, टेरिटरीज चेंज हो चुकी हुई होती है। फिर मैंने बताया आपको कि उस वक्त जो है ऐसा बिलीव किया जाता था कि द अर्थ इज़ फ्लैट, और उसके बीच में गोल्डन माउंटेन है जिसको मेरू पर्वत बोला जाता है, जो एक बड़े से ओशन से सराउंडेड है, जिसमें एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट आइलैंड है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। और हमारा इंडिया जो भारतवर्ष है वो उसी का पार्ट है। और भारत का नाम एक हमारे महान राजा भरत के ऊपर से पड़ा था, और भारतवर्ष को, इंडिया को आज भारतवर्ष और भरत कहा जाता है। फिर मैंने ये भी बताया कि इंडस के यानी कि सिंधु के आसपास का जो एरिया है उसको सप्त सिंधु बोला जाता था। पर्शियन यानी कि जो ईरान के आए हुए लोग थे वो उन्हें हेप्ता हिंदू बोलते थे। और ग्रीक्स ऐसे पहले थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम यूज़ किया था। फिर जो एंशियंट पीरियड है उस वक्त आर्यव्रत किसे कहा जाता था, हिमालय से लेके विंध्या तक के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट थे वो पूरा एरिया इंक्लूड होता था आर्यव्रत में। फिर मैंने आपको सोर्स मटेरियल के बारे में बताया कि हिस्टोरियन का काम है वो डिटेक्टिव की तरह इंटरेस्टिंग होता है, वो अपने क्लूज कनेक्ट करके उसको एक क्या पूरी कनेक्शन करके स्टोरी बना के वो केस सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उस एविडेंस के और क्लूज के जो है उसको बोलते हैं सोर्स मटेरियल। और ये उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। टुडे वी हैव सीन अबाउट आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और उसके बारे में जो भी इंसान स्टडी करता है, द पर्सन हु स्टडीड अबाउट इट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टूल्स, वेपन, आर्टिकल ऑफ डेली यूज, कॉइन्स, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। फिर मैंने आपको बताया कि आर्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि ऐसी चीज़ें जो रेगुलर मैन यूज़ करते थे और उसको मैन के थ्रू ही बनाया गया है। टूल्स है, टॉयज़ है, पोट्रीज, स्कल्पचर, स्मॉल स्कल्पचर, ज्वेलरीज, ये सब भी उनके बारे में उस वक्त के जो मैन थे उनकी स्किल के बारे में पता चलता है, वो कौन सी स्किल में मास्टर थी वो पता चलता है। और सारे आर्ट इफेक्ट में अगर हिस्टोरियन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था कॉइन, किसके बने हुए थे, लीड, ब्रोंज, कॉपर। और इसी के थ्रू पता चलता था कि उस वक्त के जो किंग थे वो कॉलर कैसे थे, और जो रूलर थे वो उनका रेन पीरियड ऑफ रेन कितना था, उसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। फिर देखा इंस्क्रिप्शन, कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कि राइटिंग जो भी है रॉक्स पिलर्स के ऊपर लिखी गई वो, उसके बारे में हमें किंग के डेट और इन्फॉर्मेशन, पास्ट इवेंट, एक्सटेंट्स ऑफ किंगडम्स की मतलब किंगडम कहाँ तक फैला हुआ होता है वो पता चलता है, कि उस वक्त कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी,
उसका एग्जाम्पल है कि ब्राह्मी और प्राकृत जो लैंग्वेज है, अशोक के पिलर जो जूनागढ़ में पाए जाते हैं, उन्होंने रॉक्स पे जो भी ये लिखवाया था इंस्क्रिप्शन, उसमें पता चलता है। फिर हमने देखा मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो टेम्पल्स है, फोर्ट्स है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, स्पेशल पर्पस के लिए बिल्ड किए जाते हैं, उसे बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। और ये मॉन्यूमेंट्स है वो उस वक्त की काफ़ी स्पेशल ओकेजन को क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में। उसके आर्टिस्टिक स्किल के बारे में पता चलता है, कौन से रिलीजियन को वो प्रमोट करते थे, वो किसने बनाया, कि यानी कौन सा किंग कौन से रिलीजियन को फॉलो करता था, ये पता चलता है। उस वक्त का कल्चर पता चलता है, आर्किटेक्चर कैसा था वो सब पता चलता है। उसके एग्जाम्पल भी दिए, स्तूप ऑफ सांची, पिलर यूनिवर्सिटी मामल्लापुरम, और काफ़ी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो सारे एग्जाम्पल नहीं लिए गए इसमें, कि जो एंशियंट इंडिया को रिवेल करते हैं। तो मैं आपको फॉर अ वाइल अनम्यूट कर रही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, देन यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज वन बाय वन, जिसको क्वेरी है जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट them only. Okay, tell me. मैम, Yes. हिस्टोरियंस को हमारे जो अर्ली के वो लोग पहले वाले जो इंसान लोग होते हैं हाँ. हमारी हिस्ट्री के, तो उन लोगों को उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स होंगे। Yes. उन लोगों को उनकी लैंग्वेज कैसे समझ, वो उनकी लैंग्वेज। ओके ओके, जो हिस्टोरियन है उनका क्या होता है कि वो लोग उनके जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उन्हें जो भी रिटर्न मिलते हैं, उनको काफ़ी सारे पास्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब कलेक्ट करने पड़ते हैं, और वैसी ही कुछ चीज़ें होती है, उनको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही उन्हें ये सब पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैम, यस, अगर वो जो हंटर्स और गैदरर्स थे, उन लोगों को लिखना व पढ़ना कुछ नहीं आता था, तो हमें उन लोगों ने उनके कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। Yes. तो हमें कैसे पता चलता है कि वो लोग हंटर्स और गैदरर्स थे? क्योंकि उनके वो जो लोग ये वेपन्स, करते थे। ओके, उनके जो वेपन्स हमें मिले हैं, उनके उस वक्त के जो टूल्स मिले हैं, उससे हमें पता चलता है। और दूसरा मैंने आपको बताया ना कि वो जो हमारे काफ़ी सारे ट्राइब्स है, वो आज भी वो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो उनके थ्रू पता चलता है हमें। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके, यस मैत्री। हेलो, एनी अदर क्वेश्चन? मैम, यस। मैम जो वो मीरू मीरू माउंटेन था, हाँ, वो अभी क्या कहलाता है? वो ऐसा माना जाता था कि मेरू माउंटेन था, पर है नहीं वो हमें नहीं पता, पर ऐसा मानते हैं कि जो मेरू माउंटेन है वो। हेलो, यस हेलो यस मैम, भरत राजा थे, यस। वो तो पूरे भारत के राजा थे, तो भी क्यों वो अंग्रेज को नहीं भगा पाए? तब जब भरत राजा थे तब अंग्रेज यहाँ पे थे ही नहीं। वो भरत राजा की बात जो है वो महाभारत के पहले की बात है, तब तो अंग्रेज भी यहाँ पे नहीं आए थे। मैम, यस, मैम जो टेम्पल थे पुराने जमाने के, यस। वो मतलब कब बनते हैं? अभी जैसे बनते थे ऐसे ही बनते थे? नहीं, मतलब वो जिस तरीके से बनते थे, एक मिनट ना, हेलो, वो जिस तरीके से बनते थे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, पर हाँ ये इंफॉर्मेशन मिल। यस मैम, यस। मैम गोल्ड, आप बोल रहे को गोल्डन। हेलो, यस
मैम मैम मुझे वन बाय वन. मैम Yes. मैम मुझे हरकुलियस मैम वो आप बोल रहे थे गोल्डन One. माउंटेन है वो अभी भी है I told you na, one by one. Okay, I'm going to unmute only one person so that no nuisance will be created. Okay, tell me. मैम Yes. मैम आप बोल रहे गोल्डन माउंटेन है तो वो अभी भी है हाँ, ऐसा मानते हैं कि इस तरह का माउंटेन था जो कि गोल्डन माउंटेन सिर्फ उसको नाम दिया गया था, वो रियल में गोल्डन माउंटेन नहीं था. ओके Okay. Any other query?